नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एचयू बट लाइव में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े दिनों तक आपसे बातचीत करना बंद कर दूं, क्योंकि ये समय इतना भयावह है कि हम मोटिवेशनल बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, कई बार तो ठीक लगता है, लेकिन कई बार दिल में कुछ और जबान पे कुछ और आ जाता है। लेकिन फिर मुझे मेरे बच्चों ने सलाह दी कि बातचीत बंद कर देने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन हम कुछ ऐसा आधार बनाएं कि जो परिस्थितियों के साथ बात करें या परिस्थितियों को ध्यान में रख के बात करें तो शायद किसी को कुछ लाभ मिल सकता हो। इसी विचार के अनुरूप हो करके मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत हो रही हैं। रोज़ की रोज़ न्यूज़ आती है, कभी क्या, और दिल पसीज कर रह जाता है। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है पैंडेमिक, फियर एंड एंजाइटी। पैंडेमिक, फियर एंड एंजाइटी, एंड व्हाट इज आवर्स एंड गवर्नमेंट रोल। हम दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, और बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकारें क्या कर सकती हैं, सरकार के पास कितनी ताकत है, और सरकार प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर सकती है। उसकी एक छोटी सी कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और ये वाकया मेरे ही परिवार में बना हुआ है। मेरा सन अभिषेक भट्ट और मेरी पुत्र वधू, माई डॉटर इन लॉ मानसी, ये दोनों 14-15 साल तक सिंगापुर में उन्होंने जॉब किया, और 2017 में उनकी पोस्टिंग यूएसए में हुई। अब वो सिंगापुर से यूएसए शिफ्ट हो रहे थे। मेरी डॉटर इन लॉ मानसी भट्ट ने वहाँ पे एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, शी इज़ एम.फार्म, उसने मास्टर्स इन फार्मेसी किया हुआ है। तो उसने कुछ समय के लिए सिंगापुर में जॉब किया था, और वो कंपनी का नाम था वॉटसन। वॉटसन में उसने करीब 1 साल जॉब किया, और यहाँ आने के 1 साल पहले उसने वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद वो दूसरी कंट्रीज में भी ट्रेवल किया। वो मलेशिया गई, वो हांगकांग गई, वो इंडोनेशिया गई, वो थाईलैंड गई। हर बार वो अपने इंडियन पासपोर्ट के थ्रू सिंगापुर से बाहर ट्रेवल करती रही। लेकिन जब वो फाइनली अमेरिका आ रही थी, मे बी समवेयर अराउंड February 2017, जब वो आ रही थी तो उसका जब इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा था, उस इमिग्रेशन प्रोसेस के दरमियान जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने हूटर बजा दिया, और हूटर बजाने के बाद 2 पुलिस कर्मी आए और मेरी डॉटर इन लॉ को बाजू की एक ऑफिस में लेके गए। तो अभिषेक और मानसी दोनों शॉक हो गए कि भाई ये क्या हुआ, हमने तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। अंदर जाने के बाद 5 मिनट के अंदर एक ऑफिसर आया और कहने लगा कि आप 14.4 डॉलर अभी कैश में जमा करवा दीजिए। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा कि ये किस बात के। तो उस ऑफिसर ने उनको एक्सप्लेन किया कि आपने जब वॉटसन्स में जॉब किया था
उस समय जो आपको सैलरी मिली थी, उस सैलरी में लास्टली जब आपने नौकरी छोड़ दी उसके बाद जो राइज हुआ था या जो सैलरी ली थी, उसका एक छोटा पोर्शन $14.40, $14.5 के आसपास, वो अभी भी ड्यू है। तो आप कैश से जमा करवाइए। अब ये प्रॉब्लम थी क्योंकि सिंगापुर में तो कैश का चलन नहीं है, वो तो कार्ड से ही हर काम होता रहता है। फिर उसने कहा कि भाई मेरे हस्बैंड को बुलाइए, उनके पास कैश होगा, वो मैं आपको जमा करवा दूंगी। तो एक कांच की विंडो में से मानसी को अभिषेक से बात करवाई और उससे $14.40 विंडो के थ्रू कलेक्ट किया। उसको मेरी डॉटर इन लॉ ने जमा करवाया और जमा करवाने के बाद उसको रसीद दी गई और उसका इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। कहानी यहां खत्म, लेकिन बात चालू है। आप सोचिए कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। वो उसने 1 साल से वो 4 कंट्री विजिट करके आई, तब उसको नहीं रोका गया क्योंकि उनको मालूम था कि ये व्यक्ति जो है वो वापस सिंगापुर में आने ही वाला है। लेकिन उनको 5वीं बार जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में आ रही थी, तब उनके सिस्टम को ये मालूम था कि ये अब सिंगापुर से परमानेंटली जा रही है और उस समय उसके पास $14.4 का पेमेंट बाकी है और ये पेमेंट उससे रिकवर करना है, वो भी कैश में करना है, क्योंकि चेक से या क्रेडिट कार्ड से आज मिले और कल न भी मिले। इतनी सटीक टेक्नोलॉजी सरकारों के पास अवेलेबल हो सकती है। अगर ये सिस्टम सिंगापुर में चलन में है आज से 4 साल 5 साल पहले, तो क्या ये सिस्टम हमारी सरकारों के पास नहीं बन सकता? क्या हम इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है? हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं उसमें से कम 60 से 70% सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले इंडियन लोग हैं। हम इंडियन लोगों के पास इतनी नॉलेज है, इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की इस परिस्थिति में जब पेंडेमिक अपनी पीक पर पहुंच चुका है, हर जगह त्राहिमाम हो गया है, तब हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं? आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वो तो पूरी हो जाएगी। आज हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल्स में बेड की प्रॉब्लम है, वो भी हो सकता है आने वाले 15 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। हमारे पास मेडिसिन, रेमडेसिविर हो या वैक्सीनेशन हो, उसकी कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो मुझे डाउट है वो पूरा होना आने वाले दिनों में संभव नहीं है, और वो है द पैरामेडिकल स्टाफ, द डॉक्टर्स, द नर्सेस। इन लोगों को कहां से लाओगे? क्योंकि आप हॉस्पिटल खोल देंगे लेकिन आदमी अपने आप तो सुई नहीं लगा सकता, इंजेक्शन नहीं कर सकता। आप वैक्सीनेशन दे देंगे लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, लेकिन इंजेक्शन लगाने के लिए तो नर्सेस चाहिएंगी। आज कल मैंने जो स्टैटिस्टिक्स सुनी उसमें 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना है, और इसका मतलब ये हुआ कि 180 करोड़ वैक्सीनेशन करना है, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो इसके लिए सबसे बड़ी कमी जो मुझे आज अखर रही है, और वो ये है, और विद्वानों से मैंने सुना है उनकी भी यही कंसर्न है, कि हम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को कहां से लाएंगे। इसके लिए हमारे पास कोई एक तैयारी होनी चाहिए। उस तैयारी के लिए मैंने एक विद्वान से एक वार्तालाप सुना था, एक डिस्कशन सुना था, जिसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने एक सजेशन दिया है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि आज की तारीख में हमको जो रोजाना करीब
70 से 80 हजार नए बेड चाहिए। वो तो हो जाएंगे। अगर आप 10 दिन तक किसी एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन रखते हैं तो आपके पास हो सकता है 8 या 10 लाख बेड्स होने चाहिए, वो तो हो जाएंगे। लेकिन जो इन लोगों को वैक्सीनेशन देने और मेडिसिन को देना, उसका रख रखाव रखना, उनकी केयर करना, वो 24 घंटे आज हमारा नर्सिंग स्टाफ कर रहा है। उनकी हालत खराब है। 24-24 घंटे वो लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। ये और कितने दिन, पिछले 1 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। आने वाले 1-1.5 साल तक ये चीज़ और चलने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशन होते होते 2021 पूरा हो जाएगा। फिर वो म्यूटेंट 3, म्यूटेंट 2, पीक, ये सारी चीज़ें आते आते 2022 के मध्य तक में, हो सकता है 2022 के अंत तक ये पूरी प्रोजेक्ट चलती रहे। उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए। तो इस स्टाफ के लिए जो सजेशन वो है कि हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब जो है वो हम किसी और के हाथ में सौंप दें, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर आजू बाजू में जो हंगामे होते हैं उनको हैंडल करने का स्टाफ अलग होना चाहिए, और डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिकल जो लोग हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली पेशेंट को अटेंड करने की होनी चाहिए, और हर व्यक्ति 4 या 5 या 6 घंटे से ज़्यादा काम न करे, ऐसी परिस्थिति लानी चाहिए। उसके लिए जो नर्सिंग स्टाफ के आखिरी साल में हैं, जो लोग आजकल एग्जामिनेशन की तैयारी में बैठे हुए हैं, उन लोगों को कम से कम, ये कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, उन लोगों को इंजेक्शन लगाना, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाना, ये तो सब आता है और सीखा हुआ ही होता है। उन लोगों को जॉब पे लगाओ। उसके बाद डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कुछ हो सकता है कुछ 15 से 20 लाख डॉक्टर्स जो है वो फाइनल ईयर्स के एग्जामिनेशन में बैठने की तैयारियां कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए। हम फार्मासिस्ट के जो लास्ट ईयर में जो हैं उन लोगों को बुलाया जाए। उन लोगों को एक ऐसी स्कीम दी जाए कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पार्टिसिपेशन के बाद ये एडवांटेजेस होंगे, और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके उनको बता दिया जाए, उनको कह दिया जाए। वो जिंदगी में उनके द्वारा किए हुए इस कंट्रीब्यूशन को एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट देना चाहिए, जिस सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उनको जॉब में प्रायोरिटी मिले, नौकरी में प्रायोरिटी मिले, उनके एक्सपीरियंस में जुड़ा जाए। ये सारी चीज़ें करके, और ये सब काम हमें बहुत जल्दी करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा, क्योंकि ये कमियां जिसके ऊपर आज मीडिया और सब लोग हंगामा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये स्टाफ की प्लानिंग अगर हमने आज नहीं की तो हो सकता है कि आने वाले 7 या 8 या 10 दिनों के अंदर अगर इस स्कीम को डिक्लेयर नहीं किया गया तो हो सकता है हमें इसके ऊपर से एक बहुत बड़ा खामियाजा बढ़ना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आप देखिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी या चीफ मिनिस्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हाँ, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन आज जिन लोगों को आपने व्यक्तिगत रूप से वोट दिया हुआ है, जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो एमएलएस हैं, जो एमपीज हैं, इन लोगों के पास एक अपनी नेटवर्क है, इन लोगों के पास अपने फॉलोशिप है। इन लोगों को अपनी टीम ला करके लोगों को सांत्वना देनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों में हिम्मत बढ़ानी चाहिए, वो पब्लिक में आने चाहिए, वो लोगों को हैंडल करें, वो सिचुएशन को हैंडल करें। 2 आदमी को ले करके और पुलिस के सामने एमएलए लड़ाई और झगड़े करते हैं, इस चीज़ों से कोई माहौल सुधरने वाला नहीं है। उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको कलेक्टिवली लोगों के बीच में आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जितने सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन सोशल रिफॉर्मर्स को भी सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तौर पे आएँ, और उनको ये कहें कि भाई आप ये तरीके से करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ये सारी चीज़ें करें। और ये तो हमें किसी भी हालत में मानना ही पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, पुटिंग अप द मास्क, कीपिंग 2 गज की दूरी, और ये जो चीज़ें आज 1 साल से जो आपको पब्लिक रोजाना टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर कहा जाता है, उसको लाइटली मत लो, उसको फॉलो करो। यही तरीका है जिसके तरीके से आप और हम बच सकते हैं। मेरे को लगा कि इतनी बात तो मैं आज आपके सामने रखूं, इससे अगर किसी को फ़ायदा होता है तो पहुँचे।
मैंने इस बात को आगे तक पहुंचाने की भी कोशिश की है और इस माध्यम से अगर ये चीज़ सही व्यक्तियों के पास पहुंच सके और उसके ऊपर ये कुछ स्कीम बना करके जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर सकें तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया होंगी, उनमें विश्वास बढ़ेगा। आप अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। परिस्थितियां हद से बाहर खराब हो चुकी हैं। धैर्य यही सबसे बड़ा कारण है। ईश्वर से भक्ति करिए, आप योगास करिए, सांस की क्रिया करिए, और ओम उच्चारण करिए। ये सारी चीज़ें से है जो आप स्टीम लीजिए, हैं ये सारी चीज़ें जो है वो तो आपको मेरे अलावा कई महान विद्वान लोगों ने आपको बताया ही होगा। जो चीज़ हम घर पे कर सकते हैं उसे हमें ज़रूर करना चाहिए और जितना बन सके उतना हम घर से बाहर न निकलें, हम पब्लिक में न जाएं और जाएं तो ये मान के जाएं कि सामने वाला हमको ये कोविड देने ही वाला है। उसी मनस्थिति के साथ हम जाएं तो हम अपनी रक्षा सही तरीके से कर सकेंगे। मेरे एक दो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कहा भाई हमने तो सब्जी खाना ही बंद कर दिया, सब्जी के बाजार में जाते ही नहीं है। तो ये कुछ तो हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो ये मेरे को लगा कि आज मैं आपके सामने इसकी बात करूं ताकि थोड़ा विश्वास हो, थोड़ी पॉजिटिविटी हमारे चारों ओर फैले और हमें सुरक्षा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू।